Good evening to all of you. Good evening to all of you. I'm audible. इसमें अग्रवाल टेलीग्राम आईडी पवन वाशने 35 पवन वाशने 35 कल ऑफलाइन मीटअप में जो बच्चे आ रहे हैं वो रजिस्टर कर दें प्लीज। रजिस्ट्रेशन जो लिंक है उस पर रजिस्ट्रेशन कर दें। ठीक है। सर जो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग है वो कब लगानी होगी? ट्रायल से पहले, ट्रायल कंक्लूजन से पहले, है ना? ट्रायल कंक्लूजन से पहले। ठीक है। अब डिटेल तो उसके बारे में हम तभी पढ़ेंगे जब हम ऑर्डर 6 रूल 17 पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली उसमें क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या कंडीशन होंगी, कब लगाना होगा। ठीक है। अभी हमने डिटेल में पढ़ा है जुरिस्डिक्शन। ठीक है। अब जुरिस्डिक्शन में अगर ऑब्जेक्शन होगा तो वो ऑब्जेक्शन कब रेज करना है वो हम एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू करते हैं। उसके बाद भी अब अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग करके ऑब्जेक्शन को प्लीडिंग में क्या करा सकते हैं, अमेंड करा सकते हैं। इतना आपको यहाँ ज्ञात होना चाहिए। केवल डाउट क्लास है। ठीक है, मैं डाल दूंगा, लोकेशन भी डाल दूंगा। वैसे तो उस पे लिखा हुआ है, लोकेशन मुखर्जी नगर में है। आऊंगा बेटा, एमपी आऊंगा तो फिर आऊंगा तो लखनऊ आऊंगा तो बताऊंगा। जूम से कर जूम सेशन की रिकॉर्डिंग मैंने बोल दिया है बेटा, वो डल जाएगी। वो मेरे हाथ में नहीं है ना, मैं बस बोल सकता हूँ। आप उसे मैनेजमेंट को लिख सकते हो कि सर जूम सेशन की रिकॉर्डिंग हमें पवन सर की प्रोवाइड करा दीजिए। स्नेहा अग्रवाल, पवन वाशने 35, पवन वाशने 35। कोई बेटा आईडी लिखकर कमेंट में लिख दो, आईडी कोई इन्हें बता दो स्नेहा को। देखो, अगर एक कॉज ऑफ एक्शन है, कॉज ऑफ एक्शन एक जगह अगर फॉल कर रहा है तो कॉमन प्लेस मिल जाएगा ना अनामिका। अगर कॉज ऑफ एक्शन एक ही है दोनों को लेके तो कॉज ऑफ एक्शन तो एक ही जगह प्लेस, कॉज ऑफ एक्शन की प्लेस दोनों के लिए एक ही हो जाएगी। क्लियर? तो कॉमन प्लेस हमें मिल जाएगी, कॉमन प्लेस मिल जाएगी तो फिर एक ही सूट में फाइल हो जाएगा, है ना? आगरा तो मैं कभी भी आ जाऊंगा, आगरा तो पास नहीं है। सपना कुमारी सिंह, आप मेघालय से हैं? शाह आलम, मेरठ में मेरा दोस्त एसडीएम है। मेरा फ्रेंड मेरठ में एसडीएम है, तो मेरठ भी मैं आता रहता हूँ। ठीक है। और बताइए। ठीक है। और कल जो दिल्ली में है, कल जो एनसीआर में है वो ऑफलाइन मीटअप में जरूर आए। और ऑफलाइन मीटअप में आने के बाद उसना मतलब आने से पहले रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। वीएनएस की क्लास बेटा मैं
हो सकता है कि 20th को लूं, 20th को। ठीक है, 20 तारीख को। 20 तारीख को शायद मैं लीव पर हूं, तो मेरी दोनों पेड क्लास नहीं होंगी। उस दिन मैं पुरानी बीएनएस की लूंगा। फैमिली कोड केस पे डिपेंड करेगा, केस पे। आकांक्षा गुप्ता सर, अगर दो ब्रांच ऑफिस में कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ है तो प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा? तो अगर दो ब्रांच ऑफिस में दोनों में कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ है तो प्लेस ऑफ बिजनेस दोनों हो जाएगा। ठीक है आकांक्षा गुप्ता। जतिंदर कुमार सर, फिरोजपुर आना। फिरोजपुर आएंगे, आपको बताएंगे बिल्कुल। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्या होता है कि मान लो 3 जगह जुरिस्डिक्शन आ रही हैं कि साहब आप डिफेंडेंट कहाँ का सूट फाइल कर सकते हो, जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है, जहाँ पे डिफेंडेंट वर्क करता है, जहाँ पर डिफेंडेंट बिजनेस करता है। तो 3 जगह जुरिस्डिक्शन जो है आ रही है। आपने क्या किया, आपने पहले एग्रीमेंट कर लिया कि साहब हम केवल एक ही जगह जुरिस्डिक्शन रखेंगे, और कोई भी सूट फाइल करना होगा तो केवल इसी जगह फाइल कर सकते हैं। इसे एक्सक्लूसिविटी कहते हैं, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। केवल डाउट क्लास। तब अनामिका 151 का इस्तेमाल करके, सेक्शन 151 में इनहेरेंट पावर को इस्तेमाल करके केवल सूट को सेट असाइड किया जा सकता है। बेटा भावना लेख रहा मीटअप तो है, मतलब मैं तो पेड में आपको बताया मैंने पिछले 1-2 दिन में। और टेलीग्राम चैनल पे मैंने लिंक भी डाला था रजिस्ट्रेशन करने के लिए। हाँ देवेश बनर्ज, आराम से। कोई बात नहीं, लव आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, और किसी डाउट सेशन में पूछ लेना। आप तो टेलीग्राम पे उस पे डाल देना, इंस्टाग्राम पे डाउट, तो आप रिकॉर्डेड देख लेना। बेटा 16 से 19 देखो, पिक्यूनरी तो 15 में है ना, पिक्यूनरी तो 15 में। 16 16 बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। ठीक है, 18 बात करता है अनसर्टेनिटी की। 19 बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी और टॉट टू मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन की। और 20 बात करता है बच्चे कुछ केसेस की। बट ये सारे जो सेक्शन है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को दर्शाते हैं। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन कहाँ रखना है, ये हमें सेक्शन 20 बताएगा। क्योंकि सेक्शन 20 हमें जुरिस्डिक्शन बताएगा कि साहब इन 4 जगह जो है सूट फाइल हो सकता है। हमने इन 4 जगह में से एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन देना है। इन 4 जगह से किसी और जगह अगर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन हमने दे दिया तो ये क्लॉज वॉइड हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जीके नहीं आती शायद, हिमाचल में नहीं आती शायद। बेटा यूट्यूब वाले कॉन्स्टिट्यूशन में पीडीएफ नहीं है वो, आप पर मैंने इतना कराया कि आप उससे नोट्स बना लोगे तो मोर देन इनफ है। कोई नहीं, रिकॉर्डेड भी करते रहो, एक ही बात है। सर ब्रांच ऑफिस दिल्ली में है और कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ब्रांच ऑफिस से, और हेड ऑफिस फॉरेन में है। हाँ, तो अगर इंडिया में अगर एक ही ऑफिस है तो वहां पर प्लेस ऑफ बिजनेस मान लिया जाएगा, आशीष शर्मा। सुनीति सिंह सर, मेंटेनेंस, डोमेस्टिक डोमेस्टिक वायलेंस, क्रुएल्टी के चार्जेस हैं। जुरिस्डिक्शन क्या होगा? ये तो क्रिमिनल केस हो गया ना बेटा, आप सिविल सिविल प्रोसीजर कोड में क्रिमिनल पूछ रहे हो। अब जहाँ पे ये ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है, उस एरिया के पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर करोगे। वो एरिया जिस मजिस्ट्रेट पे आएगा, उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे जुरिस्डिक्शन होगा। बट अगर आप सीपीसी में क्रिमिनल के सवाल पूछ रहे हो तो इसका मतलब सोचो कि कितना अनक्लियर है आपको, कि आप सिविल के क्वेश्चन में क्रिमिनल का क्वेश्चन पूछ रहे हो।
निधि शर्मा बेटा, आपको एक बार क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड और जो मर्डर का डिफरेंस है ना, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो 5 मिनट में बता दिया जाए। आप उसकी रिकॉर्डेड क्लास देखिए कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर की। कम से कम 3-4 क्लासेस में मैंने वो कराया है। एक बार आप उसे देखो। ठीक है, 299 में पहले कल्पेबल होमिसाइड बनेगा, फिर कुछ एडिशनल एलिमेंट 300 में ऐसे दिए हुए हैं हर क्लॉजेस में जो उस कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर बनाएगा। तो वो जो एडिशनल एलिमेंट है वो ही उन दोनों को डिफरेंशिएट करता है। तो निधि शर्मा, आप एक बार रिकॉर्डेड करिए तो ज्यादा अच्छा आप समझ पाओगे। क्लियर? आप एक बार रिकॉर्डेड क्लासेस से कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का डिफरेंस क्या करो, पढ़ने की कोशिश करो। वहां भी होगा अनन्या शुक्ला। जहाँ पे सोल ऑफिस होगा वहां भी होगा, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन होगा वो वहां पर तो 20C के अकॉर्डिंग होगा ही होगा, कॉज ऑफ एक्शन वाली जगह तो। बेटा जहां पर कोमल, ये क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाता है। जहां पर ब्रांच ऑफिस की बात लिख रहे हो तो सोल ऑफिस की बात लिखोगे ही नहीं, क्योंकि सोल ऑफिस तो क्या है, सोल ऑफिस होगा तो ब्रांच ऑफिस होगा ही नहीं। क्लियर? अगर पूरे इंडिया में एक ही ऑफिस है तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस रहेगा, और जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा वहां भी जुरिस्डिक्शन जाएगी। प्लेस ऑफ बिजनेस की जुरिस्डिक्शन 20A के हिसाब से जाएगी, और कॉज ऑफ एक्शन की जुरिस्डिक्शन 20C के हिसाब से जाएगी। तो दोनों में से कहीं भी सूट फाइल कर सकते हो। हाँ लव, प्रॉपर केसेस में चीफ भी करा सकते हैं। ठीक है, चीफ भी करा सकते हैं कोर्ट में। ठीक है रजत, करवा देंगे। प्रत्यक्ष कुमार, हाँ कभी भी आप अलीगढ़ आइए मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं मिल जाऊंगा। हाँ, आज आज के लिए 2 से था टाइमिंग, 2 से 3। ठीक है, और बताइए, और डाउट पूछिए। और कोई डाउट? क्योंकि आज शाम में मुझे दिल्ली निकलना था, कल मीटअप है तो मुझे आज ही निकलना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने शाम की क्लासेस को दोपहर में शिफ्ट करा लिया था, ताकि आपका क्लास का नुकसान ना हो। बताइए। और कोई डाउट किसी को? और कोई डाउट किसी को बताइए। ठीक है, आराम से सोच लो, आराम से सोचो। 2 मिनट, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं 2 मिनट, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से सोचो फिर लिखो। अगर कोई डाउट आ रहा है किसी चीज में, पर डाउट, ठीक है, डाउट आपको पता है कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए रिकॉर्डेड क्लास है ना, उस कॉन्सेप्ट में से अगर किसी पॉइंट पे अगर डाउट आ रहा है तो वो डाउट यहाँ पूछिए। ये सही तरीका होता है डाउट पूछने का। ठीक है, आप डाउट लिखो कमेंट में, कोई भी डाउट आ रहा हो जो
अगर किसी को डाउट नहीं है तो भी लिख दीजिए, फिर किसी को अगर डाउट नहीं है तो भी लिख दीजिए बेटा, है ना, जिससे हम टाइम सेव कर सकें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसी को डाउट ही नहीं आ रहा। मुझे सुन पा रहे हैं आप? अगर किसी को डाउट नहीं भी है तो भी लिख दीजिए। अच्छा। अरे आई एम वेरी वेरी सॉरी। अरे वो गलती से वो हो गया था, अरे मैं समझ गया समझ गया। तभी मैं कहूँ, सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे पता ही मुझे पता ही नहीं था। मतलब मुझे एकदम मैं भूल गया कि मैंने चैट तो मैंने डिसेबल कर दिया है। चलिए कोई नहीं, अब आप लिख लीजिए। मैं कह रहा कोई बच्चा कुछ लिख ही नहीं रहा, इतने शरीफ कैसे हो गए? इतना बोलने पे भी नहीं लिख रहा। सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन में ना वो पर से वॉइड हो जाता है। ठीक है, वहां पे ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर से वॉइड हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन में दिया हुआ है सीपीसी में। देखो सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन कोई छोटी मोटी गलती नहीं है भाई। जो मेरा जो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है, मतलब उसको मैं देखने के लिए बनाई नहीं हूँ, फिर भी मेरे पे जब किसी चीज के लिए स्पेसिफिक हमने कोड बना दिया, इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। किसी चीज के लिए हमने स्पेसिफिक कोड बना रखा है, तो इसीलिए सब्जेक्ट मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पर, इसीलिए ऑब्जेक्शन की गुंजाइश नहीं है, पर से वर्ड हो जाएगा। हाँ ना, खुशी तो होगी भाई, डाउट नहीं। डाउट ना होने पे तो बहुत खुशी होती है। मैंने सोचा यार बताओ कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। एग्जीक्यूटिंग कोड की कैसे जुरिस्डिक्शन कैसे पता करेंगे बेटा? एग्जीक्यूशन में पढ़ते हैं ना, एग्जीक्यूशन में पढ़ते हैं कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर अलाउड नहीं होगा तो सेक्शन 21 अप्लाई नहीं हो पाएगा, फिर सेक्शन 151 में एप्लीकेशन डालेंगे कि साहब इनहेरेंट पावर यूज करके कर लो। समझ गए सपना कुमारी सिंह? हाँ वेरी करेक्ट। शाह आलम। वो देखो, जो इत्मीनान से पेशेंस रख के सारे कॉन्सेप्ट समझेगा उसे डाउट नहीं आएगा मेरे हिसाब से। मतलब इतने नहीं आएंगे। नहीं, राजस्थान के अलावा फाइनल ईयर के स्टूडेंट और कोई नहीं दे सकता। देखो सेक्शन 18 में तो आप अनसर्टेनिटी पे जाओगे, है ना, जब आपको पता नहीं है। ठीक है, सेक्शन 20 में, सेक्शन 20 में तो कुछ जाएगा ही नहीं। मतलब सेक्शन 20 तो, देखो सेक्शन 21 आपको ऑब्जेक्शन बताएगा, समझो इस बात को। आप चाहे 18 में जाएं, आप चाहे जो है 20 क्लॉज 1 में जाएं, ऑब्जेक्शन 21 में जाएगा। नहीं नहीं मीनाक्षी, कोई लैंग्वेज कंपलसरी नहीं। इंडिया वाला होगा, आकांक्षा गुप्ता। जतेंद्र कुमार। थैंक यू, धीरे धीरे और आ जाएगा।
हाँ आज था, बिल्कुल अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्ट तो करने में चूकिए मत। बेटा ये एक्स पार्टी डिग्री जब पढ़ाऊंगा ना आपको, तो उसमें क्लियर होगा बेबी तो ओवर। ठीक है, एक्स पार्टी में क्लियर होगा। देखो चीजें ना मिलके क्लियर होती हैं। यहाँ पर आप समझो इस बात को कि यहाँ पर मैंने आपको केवल जुरिस्डिक्शन पढ़ाया है। आप क्या है कि बहुत जल्दी इधर उधर अपने दिमाग को ले जाते हो, बट ऐसे काम नहीं चलता। केवल जुरिस्डिक्शन के पर्सपेक्टिव से आपको सारी चीजें सोचो और जुरिस्डिक्शन में क्लियरिटी लाओ। फिर एक्सपार्टे पढ़ेंगे तो एक्सपार्टे में क्लियरिटी लाओ, जब एग्जीक्यूशन पढ़ेंगे तो एग्जीक्यूशन में क्लियरिटी लाओ। जब ऐसे सारी चीजें हम क्लियरिटी ला ला के पढ़ लेंगे तो इंटरकनेक्ट सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। बेटा वो क्लास लूंगा मैं 20 तारीख को, आशी पाठक 20 तारीख को लूंगा वो क्लास। नहीं, रीजनल लैंग्वेज नहीं आती। मैंने कहा है ना, देखो उसमें होता क्या है सुनीति सिंह, अगर कोई स्पेसिफिक, अगर कोई स्पेशल कोर्ट है ना। अब यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन हम केवल देखेंगे। अगर किसी एक ही कोर्ट को हमने स्पेसिफिकली फैमिली मैटर से डील करने के लिए बना दिया, तो हमने फिर उसमें फिर हम कुछ जुरिस्डिक्शन नहीं देखेंगे। क्लियर? फिर तो साहब अगर वो सब्जेक्ट मैटर है तो हम सीधे किस कोर्ट में पहुंच जाएंगे? फैमिली कोर्ट में पहुंच जाएंगे। ठीक है सुनीति सिंह, तो इसमें होगा क्या कि अगर मैटर फैमिली कोर्ट वाले मैटर्स हैं, जैसे मेंटेनेंस, ठीक है। अब इसमें अगर मान लो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड लग जाता है, समझना इस बात को। अगर इसमें अब उसमें अबेटमेंट ऑफ सुसाइड लगा तो वो अलग क्रिमिनल केस चलेगा नॉर्मल कोर्ट में। ठीक है, फैमिली से रिलेटेड जो मैटर है, मेंटेनेंस का, रेस्टिट्यूशन का, डाउरी डाउरी का नहीं। क्लियर? तो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, मेंटेनेंस मेंटेनेंस, अब ये सारी चीजें किस में जाएगा? फैमिली कोर्ट में जाएगा। ये सारी चीजें किस में जाएगा? फैमिली कोर्ट में। बेटा मैं बता रहा हूँ, ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन के लिए 18 में बताया है। ठीक है, 18 में बताया कि अनसर्टेनिटी के केसेस में क्या होगा। अनसर्टेनिटी के केसेस में क्या होगा कि अगर दो में अनसर्टेनिटी है, उस आप अनसर्टेनिटी की वजह से आप किसी गलत कोर्ट में जा रहे हो। क्लियर? वहां पर ऑब्जेक्शन फाइल सामने वाले ने कर दिया, फिर भी ऑब्जेक्शन उस पे क्या था, कोर्ट पे जुरिस्डिक्शन नहीं था, फिर भी उसने डिक्री दे दी। तो वो डिक्री 21 में सेट असाइड करा सकते हो। ठीक है, 21 में सेट असाइड करा सकते हो। मतलब ऑब्जेक्शन में आपको 21 पकड़ना है। क्लियर? ठीक है, मैं अभी तुम्हें उस पर समझा देता हूँ। लव।
देखो, डाउट ले रहा हूँ बस। कोई बात नहीं, मेल कर देना बेटा, मुझे टेलीग्राम पे भेज देना या मेल कर देना। अब देखो, 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 अगर अगर लव इधर देखना। देखो, अब दो कोर्ट में अनसर्टेनिटी है। क्लियर, दो कोर्ट में अनसर्टेनिटी है। ठीक है, कि इसमें जाना है या इसमें जाना है। अब इसमें आप चले गए, सामने वाली पार्टी ऑब्जेक्शन लगाएगी। ठीक है, अगर अनसर्टेनिटी की वजह से क्या आ रहा है, ऑब्जेक्शन आ रहा है। क्लियर। तो ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन लगा दिया, कोर्ट पर जुरिसडिक्शन नहीं है। फिर भी उसने क्या कर दिया, डिक्री दे दी, तो डिक्री को आप अपील में लेके जाओगे। ठीक है, एपलेट कोर्ट क्या देखेगा, एपलेट कोर्ट आपका ऑब्जेक्शन तभी अलाउ करेगा जब आपने क्या है, ये ऑब्जेक्शन, ये ऑब्जेक्शन आपने उठाया है और उसकी वजह से आपको क्या मिला है, कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस। अब देखो यहाँ पर लिख रहा है ना, the appellate or revision court shall not allow the objection unless in its opinion there was at the time of institution of the suit no reasonable ground for uncertainty as to the court having jurisdiction with respect thereto and there has been a consequent failure of justice, मतलब उस पर jurisdiction नहीं था और जिसकी वजह से failure of justice हुआ। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी में, अनसर्टेनिटी पे एपलेट कोर्ट सबसेक्शन 2 के हिसाब से उसे क्या कर देगा, सेट असाइड कर देगा डिग्री को, यानी आपके ऑब्जेक्शन को अलाउ कर लेगा। ठीक है, बाकी किसी भी सूरत में ऑब्जेक्शन आएगा तो वो ऑब्जेक्शन फाइल होगा 21। ठीक है, ऐसा है लो, समझ गए। तो अनसर्टेनिटी का, अनसर्टेनिटी के केसेस में 18 सबसेक्शन 2 ही आपको क्या करा देगा, ऑब्जेक्शन एप्लेट को अलाउ करा देगा। समझ गए लोग। अगर अनसर्टेनिटी की वजह से आपने किसी, मतलब आपने कोर्ट में ऑब्जेक्शन उठाया है, अनसर्टेनिटी की वजह से वो सूट फाइल हुआ है, तो और जुरिसडिक्शन ना होते हुए भी उसने क्या कर दिया, उसने डिक्री पास कर दी है, तो उसे आप एपलेट कोर्ट में लेके जाओगे। ठीक है, एपलेट कोर्ट में कहोगे कि साहब जुरिसडिक्शन इसका नहीं था। ठीक है, फिर भी इसने क्या करा, डिक्री पास कर दी है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट देखेगा कि लैक ऑफ जुरिसडिक्शन है, लैक ऑफ जुरिसडिक्शन की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, तो वो 18(2) में ही उसे सेट असाइड कर देगा। बाकी सारे केसेस में 21 में ऑब्जेक्शन अलग से दे रखा है। तीन ब्रांच पे कॉज ऑफ एक्शन है तो तीन प्लेस पे सूट करेगा, या तीन में से किसी, तीन एक, तीन में से किसी एक, मतलब तीनों में जा सकता है, तीनों में से किसी एक में सूट फाइल करेगा। सूट तीन कैसे फाइल हो जाएंगे? हाँ यही है बेटा, यही है। पवन वासने 35@gmail.com ये मेल आईडी है, और पवन वासने 35 ही टेलीग्राम आईडी है। देखो, ऑब्जेक्शन तो ऑब्जेक्शन 21 का भी लगा सकते हो, है ना, ऑब्जेक्शन 21 का भी लगा लगा सकते हो, ऑब्जेक्शन 18 में भी लगा सकते हो। ठीक है, बट अगर मोर स्पेसिफिक आपको जाना है तो 18(2) में ही ऑब्जेक्शन, मतलब 18 में ही ऑब्जेक्शन आपको करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अनसर्टेनिटी में ऑब्जेक्शन नहीं उठाओगे तो कोर्ट रिकॉर्ड नहीं करेगा, है ना, रिकॉर्ड करे, क्योंकि इसमें तो कोर्ट को रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा ऑब्जेक्शन, कि साहब अनसर्टेनिटी थी, इस वजह से मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि मेरे पास जुरिसडिक्शन इसका होगा। क्लियर? अब बताइए, क्लियर सब? फ्रेंडली एक्सपेंड,
एक्सपल्जन फ्रॉम कास्ट तो मैंने कभी कहा ही नहीं कि सूट ऑफ सिविल नेचर होगा। सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं होगा, एक्सपल्जन फ्रॉम कास्ट सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं होगा जब तक उसमें कोई लीगल राइट आपका वॉयलेट ना हो रहा हो। क्लियर? केवल एक्सपल्जन फ्रॉम कास्ट इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर। नेक्स्ट मीटअप बेटा मुझे नहीं पता कब होगा। ऑर्डर 18 रूल 4 कौन सा, एफिडेविट वाला लव? उसमें देखो अब क्या हो गया है, उसमें ऑर्डर 18 रूल 4 का जो एफिडेविट है उसमें अब क्या हो गया है, उसमें पहले क्या होता ना, पहले जो भी कोर्ट के पास ये डिस्क्रिजन था कि वो किसी भी केस मतलब वो चुनती थी कि साहब फॉर्मल टाइप के एविडेंसेस में, फॉर्मल विटनेसेस में मैं क्या करूं, एफिडेविट पे एग्जामिनेशन इन चीफ करा लेती। ठीक है, तो पहले कोर्ट के पास डिस्क्रिजन था ऑर्डर 19 की जब हम बात करते थे, बट ऑर्डर 18 रूल 4 के आने से यहाँ पर हुआ क्या कि अब कोर्ट के ऊपर ये मैंडेटरी हो गया है कि वो एग्जामिनेशन इन चीफ एफिडेविट पे कराएगी कराएगी। ठीक है, उसके बाद उसे क्रॉस भी कराना पड़ेगा, तो क्रॉस कराना, ठीक है, एफिडेविट पे कराना भी इंपॉर्टेंट है, और एफिडेविट वाले विटनेसेस का क्रॉस कराना भी क्या है, मैंडेटरी है। तो अब ये दोनों चीजें क्या कर दी गई हैं, मैंडेटरी कर दी गई है। क्लियर? इतना सा अंतर आया है दोनों में। क्लियर लव? कोई बात नहीं सपना, आप बाद में आ जाइएगा। ठीक है, मैं अभी बता, कल ऑफलाइन होगा। देखो, ऑर्डर 19, ऑर्डर 15। देखो ये रहा, लव ध्यान से देखना। आज अपूर्व सर की होगी शायद, मेरी तो आज नहीं है। बेटा अगर मैं बताता हूँ आदर्श, अगर एक्सपल्जन ऑफ कास्ट की वजह से आपका कोई लीगल राइट वॉयलेट हुआ है ना, तो उसमें क्या होगा, तब वो सूट ऑफ सिविल नेचर कलेक्टिवली उसे ट्रीट कर सकते हैं। केवल मतलब मेयर एक्सपल्जन फ्रॉम कास्ट इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा है जो प्योरली सोशल राइट है ना, बट उसमें किसी भी तरह से उसकी वजह से कोई लीगल राइट अगर कोई वॉयलेट हो रहा है, तो ही उसे सूट ऑफ सिविल नेचर माना जा सकता है, अन्यथा नहीं माना जा सकता। देखो ये कहना है, इन एवरी केस एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ विटनेस शैल बी ऑन एफिडेविट एंड कॉपीज thereof shall be supplied to the opposite party by the party who calls him for evidence। मतलब ये कह रहा है कि हर केस में एग्जामिनेशन चीफ किस पे होगा, एफिडेविट पे होगा। हर केस में एग्जामिनेशन इन चीफ किस पे होगा, एफिडेविट पे होगा, प्रोवाइडेड दैट द डॉक्यूमेंट आर फाइल्ड एंड द पार्टी रिलाई अपॉन द डॉक्यूमेंट, द प्रूफ एंड एडमिशन admissibility of such document which are filed along with affidavit shall be subject to the orders of the court। अब क्या होगा, मान लो तुमने एफिडेविट एफिडेविट पे एग्जामिनेशन चीफ दे दिया, उसके साथ क्या लगा दिए, डॉक्यूमेंट लगा दिए कि साहब ये इसके जो है एनेक्चर है, ये डॉक्यूमेंट है, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट।
तो भले ही आपका एग्जामिनेशन चीफ क्या होगा, एफिडेविट पे ले लिया या ठीक है, बट फिर भी वो उसकी एडमिसिबिलिटी के वो सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट में एडमिट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पे निर्भर करेगा। अगर कोर्ट फिर भी मना कर देना कि नहीं ये डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया है, तो वो डॉक्यूमेंट फिर सबमिट एडमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, बाकी तो ये तुमने पढ़ा ही नहीं है अभी। ये तो भी ये भी पढ़ना ही नहीं है। मैंने कहा ना बेटा, देखो हर चीज का एक समय आता है। मैंने कहा ना अभी, मैं ऑर्डर 19 से ऑर्डर 18 के रूल 4 को केवल कंपेयर कर रहा था कि उसमें बदलाव क्या लाया गया है। आप उसके आगे का पूछ रहे हो, भी आगे का तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। क्लियर, तभी तो समझ में आएगा। जब मैं समझाऊंगा उसके बाद डाउट नहीं आएगा आपको। समझ गए ना? आदर्श, आप समझ गए कि केवल एक्सपल्जन फ्रॉम कास्ट इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर, बट अगर उसमें कोई लीगल राइट इन्वॉल्व हो जाएगा तो केवल वो सूट ऑफ सिविल नेचर माना जा सकता है। क्लियर? बताइए। आकांक्षा गुप्ता, बेटा सारे सारे कोर्ट्स में और सारे केसेस में नहीं हो रहा है ऐसा। हाँ, ये वाला मैंने करा दिया था, इसका मैं बता रहा हूँ। द एविडेंस, देखो इधर देखो लब, द एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस इन अटेंडेंस whose evidence by affidavit has been furnished to the court shall be taken either by the court or by the commissioner appointed by him। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि विटनेस का क्रॉस कराने के लिए या एग्जामिनेशन चीफ कराने के लिए हम कमिश्नर रख लेते हैं, है ना? कमिश्नर, अब कमिश्नर क्या करता है, उनका डेमनर नोट करता है और रिपोर्ट बना के कोर्ट को जमा कर देता है। ठीक है, उनका स्टेटमेंट लेके वो स्टेटमेंट और उनके डेमनर की रिपोर्ट बना के कोर्ट में जमा कर देता है। अब देखो यहाँ होता क्या है, ये कह रहा है प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में व्हाइल अपॉइंटिंग अ कमीशन अंडर द सब रूल कंसीडर टेकिंग इनटू अकाउंट सच रिलेवेंट फैक्टर एज इट्स थिंक फिट। ये कह रहा है कि मतलब जब भी इस क्रॉस एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन को रिकॉर्ड कराने के लिए, ठीक है, वो कमीशन अपॉइंट करेगी, मतलब एक कमिश्नर बना देगी। कोर्ट क्या करता है, कमीशन अपॉइंट कर देता है कि साहब कोर्ट पे इतना टाइम नहीं है, तो ऐसा करो सारे विटनेसेस के आप क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन क्या करा लो, अपने सामने रिकॉर्ड करा लो। क्लियर? तो जब भी वो रिकॉर्ड करेगी, रिलेवेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए करेगी। क्लियर? जब भी वो कमीशन अपॉइंट करेगी, रिलेवेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए करेगी। ठीक है, क्या रिलेवेंट फैक्टर? क्या रिलेवेंट फैक्टर? ये सब जो दिए हुए हैं। ठीक है, ये सब जो दिए हुए हैं।
भाई मान के चलो आदर्श एक गांव है, गांव में एक ही कास्ट के लोग रहते हैं, वहीं तुम नौकरी करते हो। ठीक है, एक्सपल्जन ऑफ कास्ट की वजह से अगर आपको नौकरी चली गई मान लो, ठीक है, या फिर आपका कोई लीगल राइट है किसी भी तरह का, जैसे राइट टू रेपुटेशन है, एक्सपल्जन फ्रॉम कास्ट की वजह से आपका रेपुटेशन हार्म हो गया। ठीक है, रेपुटेशन हार्म हो गया, तो रेपुटेशन को क्या करने के लिए, उसे उसे मेंटेन कराने के लिए, ठीक है, उसे क्लेम करने के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये एक्सपल्जन फ्रॉम कास्ट क्या हो जाएगा, सूट ऑफ सिविल नेचर की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, बट आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जहां भी आया है ना, जिस भी पेपर में क्वेश्चन आया है, उस पेपर के कमीशन ने हमेशा आंसर माना है एक्सपल्जन ऑफ कास्ट को, नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर। ठीक है, क्योंकि उससे कोई लीगल राइट वायलेट नहीं होता। ठीक है, बट ऐसा मान लेते हैं, वो केस के आप फैक्ट जब पढ़ोगे ना, तो शायद आपको अंदर पता चले, है ना कहीं एक्सपल्जन फ्रॉम कास्ट से उसका लीगल राइट वायलेट हो रहा होगा। इस वजह से एक्सपल्जन फ्रॉम कास्ट को उस केस के लिए सूट ऑफ सिविल नेचर माना गया होगा। बट जनरली एक्सपल्जन फ्रॉम कास्ट इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर। समझ गया आदर्श, बट एक बार फिर भी मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक में कर लेता हूँ। हाँ। ठीक है, तो अदर एक्सपल्जन फ्रॉम कास्ट इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर। देखो इसमें लिख भी रहा है, मेरी कॉपी में भी लिख रहा है, एक्सपल्जन फ्रॉम कास्ट इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर एज नो लीगल राइट इज इन्वॉल्व। Caste is a pure social phenomenon. However, if due to expulsion from caste, some legal rights, for example, right to food, shelter, dignity, etc., are violated, then it will be become a suit of civil nature. समझ गए मैं कह रहा हूँ ना? अगर एक्सपल्जन फ्रॉम कास्ट प्योरली जो होगा वो सिविल सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं होगा, और उसकी वजह से अगर कोई राइट आपका वायलेट हो, बेटा देखना पड़ेगा, वर्शिप एक्ट में देखना पड़ेगा कि उसमें किस ग्राउंड पे वो फाइल किया गया है। ठीक है, और ये सेक्शन 9 में फाइल तो नहीं किया गया होगा, है ना, बाकी ये एज अ PIL ही डाला होगा। नहीं, आज नया कुछ नहीं कराऊंगा लव। ठीक है, चलिए ठीक है, टाइम अब हो चुका है, बाकी आप अच्छे से, ठीक है, कर लेना कभी भी, शाम में कर लेना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, क्योंकि दूसरा BNS के डाउट का टाइम हो गया है। ठीक, बाकी का कोई डाउट हो आप रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी का कोई डाउट हो तो आगे पूछ लेना। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।